नमस्कार। आज हम भारतीय कॉरपोरेट और बाजार की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर एक नज़र डालेंगे। हमारे सामने कई स्रोत हैं, बिजनेस आर्टिकल्स, कंपनी घोषणाएं, बाजार विश्लेषण वगैरह। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन तमाम खबरों में से जो सबसे अहम जानकारियां हैं और जो नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं उन्हें समझें। देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत में क्या कुछ हो रहा है। आज हम बात करेंगे बड़े कॉरपोरेट सौदों पर, बाजार के हाल पर और वैश्विक घटनाओं का क्या असर पड़ रहा है, खासकर फार्मा और ऑटो पर। फिर नए नियम और आगे क्या संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। सबसे पहले बाजार की नर्व्स टटोलते हैं। हाल में हेडलाइन इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 में कुछ गिरावट तो आई है, अपने शिखर से करीब 5.5% नीचे। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। सैमको सिक्योरिटीज का विश्लेषण कुछ और ही बताता है। अच्छा। क्या मतलब, अगर हम हेडलाइन इंडेक्स से आगे देखें तो गिरावट कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, करीब 750 प्रमुख शेयरों में से लगभग 6.5% ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओहो, 65%। हाँ, और खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां कई रिटेल निवेशकों का पैसा लगा होता है, उनमें तो 8 से 9% तक की गिरावट आई है। तो हो सकता है कि आम निवेशक को जो नुकसान महसूस हो रहा हो वो इंडेक्स की गिरावट से कहीं ज्यादा हो। और आईटी सेक्टर का क्या हाल है? वो भी तो काफी चर्चा में रहता है। हाँ, वहां भी दबाव साफ दिख रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने हाई से 20% से ज्यादा गिर चुका है। 20%? बाप रे। जी, जिसे तकनीकी भाषा में बेयर मार्केट टेरिटरी कहते हैं। इसकी कई वजह हैं, उन पर हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये गिरावट बाजार की ओवरऑल कमजोरी का एक और संकेत जरूर है। इसी माहौल में अमेरिका से एक बड़ी खबर आई जिसने भारतीय बाजार में और खासकर फार्मा सेक्टर में थोड़ी चिंता तो बढ़ा दी है। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है 1 अक्टूबर से। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, इसका असर तो फौरन दिखा। सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर गिरे। सन फार्मा तो अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर भी चला गया, क्योंकि जाहिर है अमेरिका भारतीय फार्मा निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, वो तो है। तो चिंता तो लाजमी है। हालांकि यहाँ कुछ बारीकियां हैं, वो समझना जरूरी है। जैसे कि? क्या ये सभी फार्मा कंपनियों पर एक जैसा असर डालेगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कुछ कंपनियों ने साफ कहा है कि उन पर असर सीमित रहेगा। मिसाल के तौर पर वॉकहार्ट है। हाँ। उनका कहना है कि उनका जो नया एंटीबायोटिक है जेनिच, वो यूरोप में बनता है, तो वो इस टैरिफ के दायरे से बाहर है। अच्छा, यूरोप में तो टैरिफ से बच गया। बिल्कुल। इसी तरह लॉरस लैब्स ने भी बताया कि उनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जैसे एआरवी ड्रग्स, सामान्य जेनेरिक्स और सीडीएमओ का काम, वो इस टैरिफ से प्रभावित नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस यानी आईपीए ने भी ये स्पष्ट किया है कि ये आदेश जेनेरिक दवाओं पर लागू नहीं होता। अच्छा, तो ये जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि भारत का ज्यादातर एक्सपोर्ट तो जेनेरिक्स का ही होता है। हाँ, बिल्कुल। जेनेरिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे एक्सपोर्ट में। वैसे वॉकहार्ट का जिक्र आया, वो एक और वजह से भी खबरों में है ना। उनके एक एंटीबायोटिक मिकनफ को द लैंसेट रीजनल हेल्थ जर्नल में जगह मिली है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसे पिछले 30 सालों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया के लिए विकसित पहला नया मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक बताया जा रहा है। अच्छा। और देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो एक वैश्विक चुनौती है, उसको देखते हुए ये भारतीय फार्मा रिसर्च के लिए एक काफी सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल। चलिए बाजार की इन चिंताओं से हटकर कुछ उम्मीद की बात भी करते हैं। त्योहारी सीजन आ रहा है, क्या अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छी हलचल दिख रही है? हाँ, त्योहारी सीजन को लेकर उम्मीदें तो हैं। कई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब काफी आकर्षक ब्याज दरों पर कार लोन दे रहे हैं। कुछ तो 7.6% से शुरू कर रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस में छूट भी दे रहे हैं, लंबी अवधि के विकल्प भी दे रहे हैं। और सोने में निवेश की भी चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल। सोने में निवेश के अलग अलग तरीकों पर बात हो रही है। पारंपरिक ज्वेलरी, सिक्के तो हैं ही, साथ में गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड वगैरह। ये दिखाता है कि लोग त्योहारों पर खर्च के साथ साथ निवेश पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो किन सेक्टर्स में ज्यादा उम्मीदें हैं? देखिए, हाल की टैक्स राहत, कम ब्याज दरें और त्योहारी मांग को देखते हुए बैंकिंग, फाइनेंस, मेटल्स और ऑटो जैसे सेक्टरों में एक सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद तो है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप्स भी फंडिंग में गिरावट की भी खबर है। हाँ, वो भी है।
इस साल डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप्स की फंडिंग में करीब 21% की गिरावट आई है, तो मिला-जुला सा माहौल है। लेकिन हाँ, जीएसटी सुधारों से उपभोक्ता खर्च बढ़ने की उम्मीद जरूर है। अच्छा, जीएसटी से कैसे? उम्मीद ये है कि जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है, उससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। और इसका फायदा सीधे सीधे एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों और क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स को मिल सकता है। तो आईटीसी, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियां उत्साहित होंगी। बिल्कुल, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोनों ने फेस्टिव डिमांड और जीएसटी राहत को लेकर उत्साह जताया है। हालांकि महंगाई की चिंता अपनी जगह अभी बनी हुई है। टाटा कंज्यूमर ने तो निवेश का भी ऐलान किया है। हाँ, टीसीपीएल ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक एमओयू साइन किया है। ये बड़ा कदम है। ये निवेश की बात दिलचस्प है। चलिए अब कुछ बड़े कॉर्पोरेट सौदों और रणनीतिक कदमों पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मामला जो सालों से अटका था, वो शायद अब सुलझ गया है, जेएसडब्ल्यू स्टील और भूषण पावर एंड स्टील का। हाँ, ये वाकई एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के 19,700 करोड़ रुपए के बीपीएसएल अधिग्रहण प्लान को आखिरकार हरी झंडी दे दी है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट ने अपना ही पुराना आदेश पलट दिया। बिल्कुल, कोर्ट ने मई में बीपीएसएल को लिक्विडेट करने का यानी बंद करके संपत्ति बेचने का निर्देश दिया था। अब उस आदेश को पलट दिया गया है। पुराने प्रमोटर्स और कर्जदाताओं का क्या हुआ? कोर्ट ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया। साथ ही जो लेनदारों की समिति थी, सीओसी, उनकी अतिरिक्त 6,100 करोड़ रुपए की मांग को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। अच्छा, कोर्ट ने साफ कहा कि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इसका कोई आधार नहीं बनता। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए बहुत बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं आईबीसी प्रक्रिया की मजबूती को भी दिखाता है। अधिग्रहण की बात चल रही है तो रक्षा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी, बल्कि शायद ऐतिहासिक डील हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर। जी हाँ, ये हेल के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर कहा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 97 और एलसीए तेजस MK-1A विमानों के लिए अनुबंध किया है। एलसीए मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 97 और? हाँ, पहले भी ऑर्डर थे इनके पास। हाँ, पहले के ऑर्डर के अलावा ये 97 और है। इस सौदे की कीमत करीब 62,000 करोड़ से 66,500 करोड़ के बीच बताई जा रही है। 66,500 करोड़, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये भारतीय वायु सेना के लिए भी बहुत अहम है, जो लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। इसका हेल पर क्या असर पड़ेगा, मतलब ऑर्डर बुक वगैरह? अनुमान है कि इससे हेल की ऑर्डर बुक वित्तीय वर्ष 2027 तक 2.7 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। 2.7 लाख करोड़? जी, HAL के प्रमुख ने इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर खरा उतरने वाला कदम बताया है। ये विमान 2027-28 से डिलीवर होने शुरू होंगे। ये भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता के लिए एक मील का पत्थर है। रक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश और विस्तार की कई घोषणाएं हुई हैं। कोई खास रुझान दिख रहा है इनमें? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि कई बड़ी कंपनियां, जैसे हमने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2000 करोड़ रुपए की बात की और गोदरेज एग्रोवेट 960 करोड़ रुपए भी, ये फूड प्रोसेसिंग में बड़ा निवेश कर रही हैं। फूड प्रोसेसिंग में? हाँ, ये शायद बढ़ती घरेलू मांग और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन पर बढ़ते फोकस को दिखाता है। दूसरी तरफ इन्फोसिस मोहाली में 300 करोड़ रुपए से नया कैंपस बना रही है। अच्छा? इससे करीब 2,500 नौकरियां पैदा होंगी। तो ये आईटी सेक्टर में जारी विस्तार का संकेत है, भले ही सेक्टर कुछ ग्लोबल दबाव झेल रहा हो। और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा है? वहां भी काफी हलचल है। एबीबी इंडिया लो वोल्टेज मोटर बनाने की क्षमता बढ़ाने पर 140 करोड़ रुपए लगा रही है और उन्होंने ऊर्जा बचाने वाले नए IE5 मोटर्स भी लॉन्च किए हैं। अच्छा। JIL अपनी जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन की क्षमता दोगुनी करने के लिए 53.5 बिलियन का भारी भरकम निवेश कर रही है। जिंदल स्टील ने अंगुल ओडिशा में नया ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है, जिससे उनकी हॉट मेटल उत्पादन क्षमता डबल होकर 9 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। ये भी बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, वेल्सपन कॉर्प को 1600 करोड़ रुपए का नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिससे उनकी कुल ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ की हो गई है। और लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी ने दुबई में एक नई सब्सिडरी खोलकर इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया है। निवेश के साथ साथ पार्टनरशिप्स और अधिग्रहण भी हुए हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण साझेदारियां हुई हैं,
जैसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाथ मिलाया है। किस लिए? ये एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्यमों के सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए है। अच्छा, ये अच्छी पहल है। हाँ, रक्षा तकनीक में बीएमएल, भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स ने मिलकर भारत की महत्वाकांक्षी एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए समझौता किया है। ओके। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सीमेंस अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मिलकर काम कर रहे हैं। और अधिग्रहण में जेके पेपर ने पैकेजिंग कंपनी राधेश्याम वेलपैक में 80% हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और टूरिज्म में थॉमस कुक इंडिया ने डिज्नी क्रूज लाइन के साथ अपनी साझेदारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक बढ़ाई है। साथ ही फॉरेक्स कार्ड की होम डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट के साथ भी करार किया है। दिलचस्प। अब जरा कुछ खास सेक्टर्स पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा है? त्योहारी ऑफर्स तो हैं ही, और क्या? एक मजेदार खबर महिंद्रा की ओर से है। उन्होंने अपनी BE6 बैटमैन एडिशन इलेक्ट्रिक SUV की डिलीवरी शुरू कर दी है। बैटमैन एडिशन? हाँ, ये एक लिमिटेड एडिशन कार है जिसकी सिर्फ 999 यूनिट्स ही बनेंगी। अच्छा। रेगुलेशन के मोर्चे पर भी एक अहम डेवलपमेंट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE उसने नए केफी 3 नॉर्म्स का ड्राफ्ट जारी किया है। केफी 3 ये क्या है? केफी मतलब कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये कंपनियों के लिए औसत ईंधन दक्षता का लक्ष्य तय करते हैं। और खास बात यह है कि इस बार पहली बार छोटी कारों को इसमें विशेष छूट दी गई है। तो इसका फायदा मारुति जैसी कंपनियों से मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है जिनकी ज्यादातर बिक्री छोटी कारों की होती है। और सेफ्टी रेटिंग्स की भी कोई खबर थी? हाँ, मारुति की प्रीमियम MPV इन्विक्टो, उसको भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। BNCAP अपना भारत का कार सेफ्टी टेस्टिंग प्रोग्राम है। ये तो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। हालांकि ग्लोबल लेवल पर देखें तो जर्मनी की बड़ी ऑटो पार्ट्स कंपनी है रॉबर्ट बॉश। हाँ, बॉश। वो सुस्त मांग और लागत बढ़ने की वजह से अपने ऑटो पार्ट्स बिजनेस में करीब 13,000 नौकरियों की कटौती कर रही है। ओह। लेकिन भारतीय ऑटो एंसिलरी यानी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में कुछ री-रेटिंग की उम्मीद देखी जा रही है क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का शायद बेहतर सामना किया है। और हाँ, 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर पर वापस आते हैं। अमेरिकी टैरिफ की चिंता तो है ही, घरेलू स्तर पर क्या चल रहा है? एक बड़ा रेगुलेटरी बदलाव ये है कि FSSAI यानी अपनी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ, फूड रेगुलेटर, उन्होंने आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों के लिए एक अलग स्पेशल लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, आयुर्वेदिक फूड्स के लिए अलग पोर्टल। हाँ, इसका असर डाबर, पतंजलि, इमामी जैसी कंपनियों पर पड़ेगा। उन्हें अब इस नए सिस्टम के तहत लाइसेंस लेना होगा। डाबर को तो कोई अवार्ड भी मिला है हाल में। हाँ, डाबर को सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊ बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। ये पर्यावरण और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। ठीक है। एक और खबर ये है कि नैटको फार्मा अपने एग्रो केमिकल बिजनेस को मुख्य फार्मा बिजनेस से अलग करने मतलब डीमर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। अच्छा। ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी पर तो जोर लगातार बना हुआ है ना। बिल्कुल। NTPC ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के भुज में 25 मेगावाट सोलर क्षमता शुरू की है। NTPC ने ही राजस्थान के नोक सोलर प्रोजेक्ट में भी 167 MV क्षमता का कमर्शियल ऑपरेशन घोषित कर दिया है। हमने पहले टाटा पावर रिन्यूएबल और BOB की साझेदारी का जिक्र किया ही, जो MSME सोलर को बढ़ावा देगी। ऑरोबिंदो फार्मा भी अपने कैप्टिव सोलर पावर प्लांट के लिए डेडलाइन बढ़ा रही है। और पारंपरिक ऊर्जा में वहां भी निवेश जारी है। JAL अपनी LPG पाइपलाइन क्षमता दोगुनी कर रही है, ये हमने देखा। और एक बहुत बड़ी परियोजना की घोषणा हुई है। NTPC और NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलकर राजस्थान में 42,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश से 2,800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। न्यूक्लियर पावर 42,000 करोड़। जी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो रेलटेल को बिहार में स्कूलों में लैब स्थापित करने के लिए 970 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है।
वाह। ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर को NHAI से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स की गिरावट की बात की थी, तो क्या चुनौतियां ही चुनौतियां हैं या कुछ अवसर भी हैं? देखिए, चुनौतियां तो हैं। अमेरिकी टैरिफ की चिंता है, H1B वीजा के मुद्दे हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि डील मिलने की रफ्तार धीमी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स भारतीय आईटी कंपनियों को AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनियां शायद AI अपनाने में पीछे रह सकती हैं। अच्छा। हाल ही में एक्सेंचर के नतीजे तो ठीक ठाक आए, लेकिन भविष्य को लेकर उनका जो सतर्क नजरिया है वो भारतीय आईटी सेक्टर के लिए थोड़ी चिंता जरूर पैदा करता है। लेकिन घरेलू स्तर पर कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, जैसे इन्फोसिस का नया कैंपस और BSNL का 4G लॉन्च। हाँ, बिल्कुल। इन्फोसिस का मोहाली में निवेश एक पॉजिटिव कदम है, और BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटित करने वाले हैं, वो तो बेहद महत्वपूर्ण है। स्वदेशी 4G। हाँ, इसमें तेजस नेटवर्क्स जैसी भारतीय कंपनी की तकनीक शामिल है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में टेलीकॉम सेक्टर का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सही है। अब आते हैं कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर पर। HUL ने GST सुधारों के असर की बात कही है, क्या मतलब है इसका? HUL का कहना है कि हालिया GST सुधारों के कारण, मतलब जिसमें कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हुआ और उन्होंने दाम घटाए, हाँ, तो बिक्री पर थोड़े समय के लिए असर पड़ा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरों ने पहले पुराना स्टॉक क्लियर किया और नए दाम पर ऑर्डर देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नवंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। ओके। कंपनी अपने नए CEO प्रिया नायर को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए अपने इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव कर रही है। एक दिलचस्प सामाजिक ट्रेंड की भी बात है रियल एस्टेट में, कि घर खरीदने वालों की औसत उम्र कम हो रही है। जी हाँ, आंकड़े यही बताते हैं कि अब औसत घर खरीदार 30 साल के आसपास का है, जो पहले शायद 40 के दशक के अंत में होता था। ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, इसकी वजह बढ़ती आय, आसानी से लोन मिलना, लंबी अवधि की EMI वगैरह हो सकते हैं। दूसरी तरफ L&T हैदराबाद मेट्रो के पहले फेज से बाहर निकल रही है और तेलंगाना सरकार इसका अधिग्रहण करेगी। अच्छा। और टेक्स डिलीवरी स्पेस में स्विगी ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। ओह, क्यों? वो इस पैसे को अपनी क्विक कॉमर्स इकाई इंस्टामार्ट में लगाने की योजना बना रही है। समझ गया। अंत में जरा गवर्नेंस और रेगुलेशन यानी शासन और विनियमन से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। अदालती फैसलों में JSW BPSL के अलावा और क्या रहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज लॉन्ड्री और रवीश कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पत्रकारों द्वारा अडानी समूह से संबंधित कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अच्छा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने नरेश गोयल, जेट एयरवेज वाले, उनके बैंक खाते को फ्रॉड बताने के बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि गोयल पर दूसरी जांचें तो जारी हैं ही। और रेगुलेटरी कार्रवाइयां जैसे टैक्स सर्वे वगैरह? हाँ, जैसे रेमंड के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे हुआ, जिससे कंपनी के शेयरों में गिरावट भी आई। तिरुपति सर्जन नाम की एक कंपनी को GST जांच के लिए समन मिला है। JT Agtech इंडिया को भी 3.63 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस मिला है। मतलब अथॉरिटी सक्रिय है। बिल्कुल। इसके अलावा सेबी यानी अपनी शेयर बाजार रेगुलेटर, उसके नियमों के तहत भी कई खुलासे हुए हैं। जैसे किर्लोस्कर परिवार के बीच 2009 में हुए एक पुराने फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट का खुलासा किर्लोस्कर ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों ने किया है, जैसे किर्लोस्कर फेरस, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। हालांकि कंपनियों का कहना है कि वो खुद इस समझौते की पार्टी नहीं है। अच्छा, पुराना मामला सामने आया। हाँ, इसी तरह कई कंपनियों ने नियमों के तहत प्रमोटर हिस्सेदार में बदलाव या बड़ी ब्लॉक डील्स की जानकारी दी है, जिनमें टाइटन, ICICI बैंक, पॉलीकैब और GRM ओवरसीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, BEE ने नए फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स जारी किए हैं और FSSAI ने आयुर्वेदिक फूड्स के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ये सब रेगुलेटरी सक्रियता के ही उदाहरण हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत एक काफ़ी दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ जैसी वैश्विक चुनौतियां हैं, सप्लाई चेन की चिंताएं हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर काफी मजबूती और उत्साह भी दिख रहा है। JSW BPSL जैसे अटके हुए मामलों का सुलझना एक बड़ा पॉजिटिव है।
HAL को मिला रिकॉर्ड ऑर्डर है, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बड़ा निवेश हो रहा है। हाँ, ये सब अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत हैं। आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें भी अब जमीन पर उतरती दिख रही हैं, जैसे रक्षा और टेलीकॉम में। सही कहा। हाँ कि IT और फार्मा जैसे जो निर्यात आधारित सेक्टर हैं, वो बाहरी दबाव महसूस कर रहे हैं। और रेगुलेटरी माहौल भी काफ़ी डायनामिक बना हुआ है, जिसका कंपनियों की रणनीति और कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही, ये एक मिला-जुला सा परिदृश्य है। कंपनियों को एक साथ घरेलू अवसरों का फायदा भी उठाना है और वैश्विक अनिश्चितताओं से भी निपटना है। उनकी जो अडॉप्ट करने की क्षमता है और रणनीतिक सोच, उसकी यहाँ परीक्षा होगी। और यहीं से शायद एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है कि क्या भारत की जो घरेलू ताकतें हैं, जैसे बढ़ती मांग, सरकारी नीतियां, आत्मनिर्भरता पर जोर, ये वैश्विक विपरीत परिस्थितियों जैसे टैरिफ, भू-राजनीतिक तनाव, धीमी वैश्विक ग्रोथ, इन सब पर हावी हो पाएंगी? या आने वाले समय में हमें इन दोनों ताकतों के बीच एक ज्यादा जटिल संतुलन देखने को मिलेगा, और वो संतुलन भारत के कॉर्पोरेट लैंडस्केप को एक नई दिशा देगा? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, सोचने वाला सवाल है। इसी संतुलन पर निर्भर करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक कहानी क्या रुख लेती है और कौन से सेक्टर या कौन सी कंपनियां आगे निकलेंगी। इस पर लगातार नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और अहम विषय पर गहराई से बात करने के लिए।